सर का जैसे कितने सीनियर डॉक्टर हैं, क्या आपका क्या फीडबैक है? आपका तो पर्सनली ही इज़ वेरी गुड। मतलब मेरी जो डॉटर है पर्सनली 6 ईयर्स ओल्ड है, उसको दूसरे डॉक्टर से ऑपरेट बोल दिया था लिटरली, बट उन्होंने उसको मेडिसिन से ही ओके कर दिया। अच्छे डॉक्टर हैं, ये बोला था, तो इसलिए मैं फर्स्ट बार आई। अब मौसम जब बदलता है तो एलर्जी हो जाती है, ख़ास करके जब हम बरसात से सर्दियों में जाते हैं या सर्दियां ख़त्म होकर गर्मी स्टार्ट होती है। दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, उससे भी प्रॉब्लम आती है। नाक की हड्डी जब बढ़ी हुई है तो अभी हम एक बार आपको दवाई देना चाहेंगे। दवा से कितना रिलीफ आता है उस पर हम डिसाइड करेंगे। मैं जब प्रैक्टिस में आया तो मेरे पिताजी ने 3 चीज़ें कही थी मुझे। पहली, तुम्हारी क्लिनिक से कोई भी गरीब आदमी वंचित न जाए। गार्डन में गया हूँ या जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है वहाँ गया हूँ और छींकें आने लग गई हैं, नाक से पानी आने लगा है, तो हमें कोशिश करें अवॉइड करें। थोड़ा घरों के अंदर में इस टाइम में सफाई होती है, बिल्कुल सोसाइटी में आपके सफाई होती है, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ सफाई होती है। वो जब भी आप बैठते हैं या पर्दे हिलते हैं या होता है तो उससे वो उड़ती है और वो एलर्जी करती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पेशेंट को खुद को लिथार्जिक हो जाना, बदन दर्द होना, नींद आना, सुस्ती आना और ऐसा लगता है मैं बीमार हूँ, तो उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है और उसकी वजह से दिक्कत है। तो हम ऐसा भी कोई लापरवाही न करें, कोई हम झोला छाप डॉक्टरों से इलाज न लें, कोई हम मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ नहीं खरीदें, यानी सेल्फ मेडिकेशन, स्वयं अपना इलाज करना, ये अवॉइड करें। जी, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग ईस्ट दिल्ली में हैं। ये कड़कड़डुमा कोर्ट आगे जा रहा है, आगे जाकर शादरा और सीलमपुर में जाकर मिल जाएगा और बस अड्डे की तरफ ये रास्ता चला जाएगा। और यहाँ पर हम क्यों हैं, आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि त्योहारों का महीना भी आ गया है, तो इसलिए सब खरीदारी, सब सामान लेने के लिए सब लोग बाज़ार से जा रहे हैं। अब देखिए सारी लेन्स उधर की भी भरी है, इधर की भी भरी है। अब इससे क्या होता है, एक तो ट्रैफिक जाम तो होता है, लेकिन ये हमारी आँख, नाक, गला खुला होता है। और अभी खबर है आज की इंडियन एक्सप्रेस में कि पोल्यूशन कल ट्यूसडे के दिन पोल्यूशन सबसे ज़्यादा था। अब इस पोल्यूशन से आँख, नाक, गले में बहुत असर होता है और हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि इस मौसम में कैसे अपने आँख, नाक, गले का देखभाल करें। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, डॉक्टर शरद महेश्वरी जी के इस हॉस्पिटल में आए हैं। इनका काफ़ी हम लोगों ने नाम सुना था, इनके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की थी। तो हम इनसे समझते हैं कि इस मौसम में एक आम आदमी, एक आम इंसान कैसे अपने आँख, नाक, गले की देखभाल करे और इनके पास किस तरह के केसेस क्या इस मौसम में बढ़ जाते हैं, ये सारी बात होगी डॉक्टर शरद महेश्वरी से। तो आइए चलिए हमारे साथ। तो नाक से तो नज़ला जब आप कहते हैं ना तो नाक के लिए होता है वो। हाँ, अभी आपके जो है सांस की नली में बलगम बोल रहा है काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो आपको चेस्ट वालों को भी रेगुलर दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी COPD है, यानी जो फेफड़े हैं वो फूले हुए हैं थोड़े, तो उससे भी आपके बलगम बनता है, बलगम निकलता है। निबुलाइज़र भी रेगुलर लेना चाहिए आपको। मैं दवा लिख के दे रहा हूँ अभी, तो ठीक है ना। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देखते हैं। कहते हैं कि जीवन में, ज़िंदगी में हमेशा अपनी आँख, नाक, कान खुले रखिए, लेकिन हुजूर जब इतना पोल्यूशन हो, जब बाहर इतना धुआं हो, तो कैसे अपने आँख, नाक, गला ठीक रखें। आज यही समस्या जो बार बार हमारे दर्शक हमें मेल करके पूछ रहे थे, आज हम आए हैं डॉक्टर शरद महेश्वरी जी के पास। इनका काफ़ी अनुभव है, इनके बारे में जानेंगे कि डॉक्टर साहब कब से कर रहे हैं और जो पेशेंट जो इससे सफ़र कर रहे हैं या इस मौसम में किस तरह से उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इन सब पर बात होगी आज दास स्वतंत्र पर। तो देखते रहिए दास स्वतंत्र और हम जल्द मुलाकात करेंगे डॉक्टर शरद महेश्वरी जी से। क्या हुआ, क्या तकलीफ़ है आपको? मेरे को बस ये सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने वहाँ डिस्पेंसरी से दवाई ली थी। कितने दिन से हो रही है? ये हो गए 20-25 दिन। हाँ। अच्छा है। नाक बंद रहता है आपका? मतलब बिल्कुल बंद नहीं रहती। हाँ। जैसे रात को सोने में ज़्यादा मतलब वो सांस लेने में दिक्कत होती है। हाँ। और अब दिन में वैसे मतलब भारीपन सा रहता है। बलगम रेशा वगैरह आता है क्या नाक से? कुछ नहीं आता। छींके वगैरह?
कुछ भी नहीं। हाँ छींक तो आती है डॉक्टर हाँ, साहब। हाँ, छींकें मैं आती हैं। एक्सरसाइज करती थी, मेरे को लगता है पता नहीं कोई एक्सरसाइज गलत तो नहीं हो गई है। आगे करिए, नाक दिखाइए मेरे को। अभी तो बलगम भी है आपके और नाक की हड्डी भी बढ़ी हुई है। नाक दिखाइए, आगे करें। ये वाली हाँ है, देख रहा हूँ। मुंह खोलिए, आप बोलें आ। खांसी वगैरह तो नहीं है? और कोई दिक्कत? कोई आपने ट्रीटमेंट लिया इसके लिए? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने सिर्फ अभी यहाँ से ही डिस्पेंसरी से कराया था। और किसी ईएनटी को नहीं दिखाया आपने? नहीं, किसी उससे आराम नहीं आया। हाँ। मेरे को ये दवाई भी मैं लाई हूँ जो स्प्रे मारने के लिए दी थी, तो इससे मेरे को गले में इन्फेक्शन हो गया था, मैंने फिर यूज नहीं करी है। तो ये आपको कब से समस्या आप लोग? ये मेरे को 20-25 दिन से हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ये कोई मौसम बदलने से कि किस तरह से? इनके केस में दो चीज़ें हैं जी। एक तो नाक की हड्डी राइट साइड में बढ़ी हुई है जी। और इनका जो मांस फूला हुआ है लेफ़्ट साइड में। अब मौसम जब बदलता है तो एलर्जी हो जाती है, ख़ास करके जब हम बरसात से सर्दियों में जाते हैं या सर्दियां ख़त्म होकर गर्मी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम के अंदर में एलर्जी हो जाती है। दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, उससे भी प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब इनकी एज भी इसका कोई मैटर होता है? नहीं, इसमें इनकी केस में एज का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये तो अभी मौसम का भी है, नाक की हड्डी बड़े होने से भी। और मेरे को सोते समय ना डॉक्टर साहब मुंह में पानी आता है, वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो इंडाइजेशन वगैरह की वजह से आता है। जैसे मतलब कोई दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, है? नाक की हड्डी जब बढ़ी हुई है तो अभी हम एक बार आपको दवाई देना चाहेंगे। दवा से कितना रिलीफ आता है उस पर हम डिसाइड करेंगे। जब ज़्यादा नाक की हड्डी बढ़ी हो और दवाइयों से आपको आराम नहीं आए, नाक बंद रहता है फिर भी और दिक्कत होती है नाक से सांस लेने में, तो ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। परंतु क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि 20-25 दिन से ही है, तो इसमें हम आपको एक बार हम दवाइयाँ ज़रूर दे करके देखना चाहेंगे। ये तो सर डॉक्टर साहब ये नाक की हड्डी बढ़ना बड़ा नेचुरल सा है कि ये किस स्थिति पर? देखिए, अगर हम आज के समय में अगर 100 में से 100 लोगों का अगर पेशेंट्स को देखें तो 90 में 80 नाक की हड्डी थोड़ी या इधर या उधर बढ़ी हो सकती है। ये आम भाषा में नाक की हड्डी बढ़ा कहना होता है, लेकिन अदरवाइज ये सेप्टम जो नाक को दो हिस्से में बांटता है उसे सेप्टम कहते हैं, वो टेढ़ा होना होता है। तो जब ग्रोथ होती है तो 15-20 साल की एज तक वो बढ़ती है, इधर या उधर बढ़ सकती है, टेढ़ी हो सकती है। जिन पेशेंट्स में नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है या जो साइनसेज को रोक रहे हैं, उन केसेज के अंदर में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज थोड़ी अगर हड्डी बढ़ी होती है करती है तो कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये उन्हीं में होती है जिनमें पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत है। तो सर इसका ट्रीटमेंट, ये हड्डी तो कम तो हो नहीं सकती कि रुक जाती होगी, तो उसके लिए आफ्टर द एज, हाँ। जब ग्रोइंग एज आपकी हो गई उसके बाद रुक जाती है। जी। लेकिन जब मौसम बदलता है, कंजेशन होता है, तो नाक बंद होता है, तो बलगम रेशा आता है, वो भी नाक बंद करता है। जब एक साइड हड्डी बढ़ती है तो दूसरी साइड मांस फूल जाता है, तो उस कंडीशन में भी दिक्कत आती है। तो हमें हमेशा एक बार पहले दवाइयाँ ज़रूर देखनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट को दवाइयों से फ़ायदा आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो पेशेंट ज़्यादा परेशान रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत रहती है, उनका ऑपरेशन भी करना पड़ता है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप देखिए इनको, अभी तो दवाई देखिए, देना अभी चाहेंगे हम। शुरुआत हुई है, अभी ठीक है डॉक्टर ना? साहब जब फ्री होंगे तो हम इनसे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जब भी जैसे अभी ग्रेड 1 पोल्यूशन का डिक्लेयर हो चुका है कि दिल्ली में हो गया है, मंगलवार का दिन पोल्यूटेड रहा एक बार है, दवाई तो ही देना आने वाले चाहेंगे। दिनों में किस ठीक है तरह ना? से एक आम आदमी, एक आम नागरिक और स्वतंत्र का दर्शक किस एक तरह बार से दवा अपना करके ख्याल इसलिए करे, देख रहे हैं। ये सारी बातें डॉक्टर शरद महेश्वरी के साथ द स्वतंत्र पर आप देखिए। ठीक है। मैं ये सेंटर जाती हूँ शांति के, हाँ। तो वहाँ पे मेरे भाई ने बताया, मेरे को बहन ने बताया था कि वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, और आपको एक बार जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब अच्छे डॉक्टर हैं, ये बोला था। तो इसलिए मैं फर्स्ट बार आई। तो पहली बार आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब वो तो दवाई खाने के बाद ही पता चलेगा डॉक्टर साहब। लेकिन कहीं से भी आपने जो बात की है तो सब कह रहे हैं कि अच्छे। हाँ जी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। चलिए ठीक है, आप सही स्वस्थ हों, जल्दी हम द स्वतंत्र पे दुआ करेंगे आपको। चलिए, शुक्रिया। ये पहली बार आए हो कि आते रहते हैं?
तो कहाँ से पता चला था आपको इनके बारे में? मैं तो काफ़ी पहले से आ रही हूँ यहाँ पे। मेरी मॉम का भी एक्चुअली सन 2000 में इन्होंने ऑपरेट किया था ईयर का, और मेरे तो लाइक अ फैमिली वही है कि मेरी डॉटर्स भी इन्हीं से दिखाती हूँ, और मैं अपना भी, शी इज़ माई स्टूडेंट एक्चुअली। अच्छा। तो आज इसको प्रॉब्लम हुई थी तो मैं इसलिए सर के पास इसको लेकर आई थी कि बच्चा अकेला रहता है यहाँ पर पीजी में, तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए आज मैं उसको लेकर आई हूँ यहाँ पर। तो सर का जैसे कितने सीनियर डॉक्टर हैं, क्या आपका क्या फीडबैक है? आपका तो पर्सनली ही इज़ वेरी गुड। मतलब मेरी जो डॉटर है पर्सनली 6 ईयर्स ओल्ड है, उसको दूसरे डॉक्टर से ऑपरेट बोल दिया था लिटरली, बट उन्होंने उसको मेडिसिन से ही ओके कर दिया। आप क्या किस तरह की समस्या कर रही थी? मौसम के मारे क्या? नहीं, साइनस है। अच्छा अच्छा। क्या एज होगी आपकी? 16। अच्छा, इस एज में तो सर ने क्या ट्रीटमेंट क्या बताया? सर ने अभी मेडिसिन दी हैं और सिटी स्कैन के लिए बोला है कि वो मेडिसिन के देखेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो और भी बाकी लोगों को आप बताते रहते सर के? हाँ बिल्कुल, जैसे इसको रिकमेंड किया है तो बाकियों को तो कॉमन सी बात है कि जैसे हमारे दर्शकों को कह सकते हैं कि वो ट्रस्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट। ठीक है। यस। क्या नाम है आपका? साक्षी। देखिए, साक्षी जी ने बताया है भाई, साक्षी जी दिखाते हैं, मदर को भी दिखाया है, खुद भी करती हैं और एक स्टूडेंट्स को भी लेकर आई हैं। तो हम आपको तो स्वतंत्र से जिनसे मिला रहे हैं, तो उनकी बात पर, उनके ट्रीटमेंट पर आप यकीन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी पेशेंट्स को देख रहे हैं और जैसे ही फ्री होंगे हम उनसे बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार। आपने सर हमें वक्त दिया था स्वतंत्र के हाँ लिए। जी। थैंक यू प्लीज़। सो नाइस ऑफ यू। सर वो हमारे दर्शक नए हैं, सब चीज़ों के लिए आपका ताल्लुक पहली बार हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने से बारे में बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी, जी सर। आज करीब 40 साल हो गए हैं, और इस साल मेरा मेडिकल में गए हुए भी 50 साल हो जाएंगे। और मैं जब प्रैक्टिस में आया तो मेरे पिताजी ने 3 चीज़ें कही थी मुझे। जी। पहली कि तुम्हारी क्लिनिक से या तुम्हारी सेवाओं से कोई भी गरीब आदमी वंचित न जाए, पहली चीज़। दूसरा कहा था कि अपने आप को पढ़ाई आगे करते रहनी है, यानी जो भी नए डेवलपमेंट्स होते हैं वो सीखने हैं। और तीसरा, अपनी इनकम का 10% नए इक्विपमेंट्स और नए औजारों में लगाना है। और मेरी कोशिश यही रही है कि मैं करूं, और आज की तारीख में एज एन इंडिविजुअल नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया में मेरे पास सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यह है। सर शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने बार बताया। सर अभी दिल्ली का मौसम बदल रहा है, अक्टूबर आ गया है, दिवाली भी आएगी, पटाखे भी होंगे और सड़कों में ट्रैफिक जाम है, तो पोल्यूशन एक समस्या है। आज के ही अखबार में है कि कल का दिन ग्रेड 1 पे आया है। तो सर एक आम आदमी जैसे आँख, नाक, गला और कान खुले हुए होते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि इससे थोड़ा सा उन्हें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मौसम बदल रहा है तो 2-3 चीज़ें हो रही हैं। जी। एक तो ह्यूमिडिटी थी पहले, वो ह्यूमिडिटी अब कम होने लग गई है, सर्दियाँ आ रही हैं तो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कम हो रही है। दूसरा, बरसात की वजह से पोलन्स यानी पौधे, पेड़, फ्लावर्स, ये सब बढ़ रहे हैं। ये नॉर्मल नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन इससे एलर्जी भी बढ़ती है। तीसरी चीज़, जैसा कि कल से ग्रेप 1 लागू हो गया है, तो पॉल्यूशन एक ऐसा कारण है जिससे कि एलर्जी बढ़ना होता है। दूसरा, गले का इन्फेक्शन। तीसरा, सांस की नली का इन्फेक्शन। तो इनके लिए एक बहुत कॉमन सी चीज़ है पानी ज़्यादा पीना, बीच बीच में गरारे करना। ये इससे गले को जो इन्फेक्शन जाता है या पॉल्यूशन जाता है वो क्लियर होता है। बीच में ज़रूरत हो भाप भी ले सकते हैं या नेबुलाइजर भी ले सकते हैं, उससे जो सांस की नली का क्लियरेंस होता है। जहाँ तक सवाल है नाक का, एक्सपोजर जहाँ तक हो अवॉइड करना चाहिए। यानी आपको कहीं गए तो उससे आपको लगा कि मैं गार्डन में गया हूँ या जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है वहाँ गया हूँ और छींकें आने लग गई हैं, नाक से पानी आने लगा है, तो हमें कोशिश करें अवॉइड करें। थोड़ा ज़रूरत तो मास्क भी लगा सकते हैं।
घरों के अंदर में इस टाइम में सफाई होती है, बिल्कुल। सोसाइटी में आपके सफाई होती है, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ सफाई होती है। तो घर के अंदर जो हाउस डस्ट माइट होती है, यानी ऐसी बारीक रेत जो दिखती तो नहीं है लेकिन हाँ सब जगह जम जाती है, पर्दों में, कारपेट पे, में सोफ़े पे, वो जब भी आप बैठते हैं या पर्दे हिलते हैं या होता है तो उससे वो उड़ती है और वो एलर्जी करती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर ये जो ध्यान है सर, अलग अलग एज ग्रुप होता है, बच्चे का अलग होता है, एक बड़ा अलग होता है, तो उन लोगों के लिए कुछ डिफरेंट प्रिकॉशंस हैं? देखिए इस समय में वर्ल्ड के अंदर में एलर्जी का अगर हम बच्चों का कहें तो 13 से 14% जी बच्चों को वर्ल्ड में जी। एलर्जी है, और उसी से उनके आगे की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जैसे नाक बंद रहना, नाक से जुकाम होना, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाना, आगे नाक के अंदर एडिनोइड्स हैं उससे भी। तो ये सब कारण बच्चों के अंदर में बहुत कॉमन है और एलर्जी बच्चों में बढ़ रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड और इंडिया में भी। और इंडिया में ये 13 से 14% है बच्चों में। बड़ों के अंदर में भी एलर्जी का काफ़ी बढ़ गया, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। और इसकी वजह से एलर्जी ही नहीं होना बल्कि फंगल इन्फेक्शंस नाक में होना, जिसे हम एलर्जिक फंगल राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं, यानी साइनस के अंदर में एलर्जी और फंगल का मिक्स्ड इन्फेक्शन होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर शुरू में ध्यान नहीं दिया गया, शुरू में ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, तो वो इतना बढ़ जाता है कि सारे साइनसेज में फंगल केजियस मेटेरियल इकट्ठा हो जाता है और जो कि हड्डी को गलाता रहता है और कहीं भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पहले ही कर लेना चाहिए। बड़ों के अंदर ये एलर्जी की 30% तक समस्या है वर्ल्ड में, हमारे देश में भी। और देखने में तो कोई भी कहेगा कि आप तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि डे टू डे एक्टिविटी में बड़ा फ़र्क पड़ता है। और अगर हम प्रतिदिन मैन आवर लॉस का अगर कहें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। पेशेंट को खुद को लिथार्जिक हो जाना, बदन दर्द होना, नींद आना, सुस्ती आना, और ऐसा लगता है मैं बीमार हूँ, तो उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है और उसकी वजह से दिक्कत रहती है। तो इसलिए समय पे इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। तो सर यही सिम्टम्स होते हैं जैसे कि इन्फेक्शन और एलर्जी के जो आपने बताए? एलर्जी के 4 सिम्टम मेन होते हैं: छींकें आना, नाक से पानी आना, नाक बंद होना और नाक के अंदर खुजली होना। तो एलर्जी के नेजल एलर्जी या हम एलर्जिक राइनाइटिस जिसे कहें, उसके सिम्टम ये 4 हैं। और इनमें से कोई भी सिम्टम हो 2-4 दिन आप स्वयं अपना इलाज करें, घरेलू दवाइयाँ कर सकते हैं। परंतु अगर इससे ज़्यादा चले तो किसी भी विशेषज्ञ को, नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। सर आपने घरेलू उपचार कहे हैं, आने से पहले क्या कर सकते हैं वैसे? जैसे जो डिकंजेशन मलहम वगैरह होती हैं वो लगाएं नाक पे, वो सूंघें, है ना। सिंपल थोड़ा सा नेजल ड्रॉप डाल सकते हैं। कम्फूर वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं वो भी फ़ायदा करती हैं। स्टीम ले सकते हैं। थोड़ा अवॉइडेंस करना है हमें जो भी एलर्जिक जिससे है। घर के अंदर में है हाउस डस्ट माइट, उसके लिए हमें वैक्यूम क्लीनिंग करनी चाहिए। कारपेट्स अवॉइड करने चाहिए। बच्चे पढ़ाई करते हैं, टेबल पे मेजपोश होता है, मेजपोश पे 3 महीने 4 महीने हो गए साफ़ किया हुआ, तो उस पर डस्ट माइट हो जाती हैं। दे आर दी मोस्ट कॉमन एलर्जी। एक कारण बहुत बड़ा है चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब हम रात को सोते हैं तो घर में बिस्तर में तो गर्म होता है और सुबह सुबह हल्की ठंड होती है, उस टाइम एलर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। सर एक चीज़ बड़ा मतलब कि लोग परेशान हो जाते हैं, अगर ये किसी को है, मेरे घर में है, अगर किसी को है या मुझको ही है, तो क्या ये मेरे फैमिली में भी लग सकती है? ये सिर्फ उन्हीं केसेज में होती हैं जिनके अंदर की वायरल इन्फेक्शंस हों। वायरल इन्फेक्शन से एलर्जी हो करके तो वो एक से दूसरा, जिसे फ्लू कहते हैं आम भाषा में, उससे हो सकती है। और फ्लू के लिए तो आजकल वैक्सीन्स भी आते हैं, अच्छे वैक्सीन्स हैं। कोशिश करनी चाहिए हमें हमारे फिजिशियन से मिल करके फ्लू वैक्सीन लेनी चाहिए साल में एक बार, तो उससे भी कंट्रोल आता है। सर अभी ज़्यादातर अभी तो शुरुआती हुई है, किस तरह के पेशेंट और किस तरह के लोग आ रहे हैं क्या? इस समय में जी जुकाम एलर्जी है कारण, लेकिन इसके अलावा गले ख़राब के भी बहुत आ रहे हैं। ये पॉल्यूशन की वजह से गला ख़राब, बलगम वाली खांसी, और इलाज नहीं लिया 10-10, 15-15 दिन हो गए तो सांस की नली में बलगम या ट्रेकिया में बलगम हो जाना,
उसकी वजह से भी सांस फूलना और वो दिक्कत होती है, फिर वो लंबा समय लेता है ठीक होने में। और हमें घर पे ही ले लिया है, मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद ली, अब वो रिलीफ आएगा नहीं, लेकिन हमें हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ता है। ये आश्चर्य की बात है कि वर्ल्ड के अंदर में, इंडिया में सबसे ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक्स यूज करनी पड़ती हैं। लगता तो ये है कि डॉक्टर देखो हायर एंटीबायोटिक लिख रहे हैं, परंतु एक बहुत बड़ा कारण ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर के अपना इलाज कर लेना अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक से, और उसकी वजह से वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बैक्टीरिया में, तो डॉक्टर को भी हायर एंटीबायोटिक पे जाना पड़ता है। सर ये जैसे कान नाक ये सब चीज़ें हैं ना, यहाँ पे सर हमारे समाज में या कुछ घर पे ही डॉक्टर बन जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी जी ना? समस्या है। हाँ। कई पेशेंट आते हैं हमारे पास में कि रात को कान में दर्द हो गया, हाँ। और हमने लहसुन सड़ा कर के सरसों के तेल में डाल दिया। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। दूसरा है कान खुजाना कॉटन बड से, और उसको ईयरबड कहते हैं, जबकि ईयरबड नाम की कोई चीज़ है नहीं, दे आर कॉटन बड्स, और वो कान खुजाने के लिए नहीं है। आप स्वयं जब ह्यूमिडिटी का मौसम होता है, गर्मी और बरसात का, उस टाइम में अगर आप कॉटन बड से कान खुजाते हैं, उससे इन्फेक्शन हो जाता है स्किन का, और उससे दर्द रहता है। आप सरसों का तेल डाल रहे हैं, बादाम रोगन डाल रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके पर्दे में छेद है या नहीं है। बचपन में कहीं बहा होगा कान, याद नहीं है, लेकिन आप ये करके खुद अपना इन्फेक्शन बढ़ा रहे हैं। तीसरी चीज़, जब जुकाम वगैरह होता है, अब जुकाम आपने लंबा चल गया तो कान को नाक से एक नली जोड़ती है यूस्टेशियन ट्यूब, तो जुकाम उससे सीधा कान में जाता है और कान में इन्फेक्शन करता है, पर्दे में छेद कर सकता है। सर आजकल जैसे सोशल मीडिया है, इसमें भी कई इन्फ्लुएंसर और अपने आप ही डॉक्टर बने हैं, कई उपचार बता देते हैं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये करना चाहिए, इससे ये करना चाहिए। तो असल में क्या करना चाहिए? अभी हमारी कॉन्फ्रेंस थी जी। और उसमें भी हम लोगों का यही डिस्कस हुआ कि गूगल, यूट्यूब या जो भी सोशल मीडिया हैं, इनके अंदर में जानकारी दी गई है। कई जानकारियाँ तो सही होती हैं, परंतु कई जानकारियाँ जनरलाइज दी हुई होती हैं जो कि वो स्पेसिफिक होती हैं। तो कोई भी बीमारी का इलाज या वो स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि जनरलाइज है या हर बंदे के लिए वही है। मोर है कि हमें उसका डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए, उसके हिसाब से इलाज है। परंतु हमारे पास कई लोग आते हैं आधी नॉलेज लेकर के कि हमने सोशल मीडिया पे पढ़ा है या इंटरनेट पे पढ़ा है कि ये प्रॉब्लम है, उसका ये इलाज है, वो प्रॉब्लम है। कई टेंस होके आते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, और कई जो हैं वो आपसे बहस भी करते हैं। तो जो विशेषज्ञ है, जो जानकार है, उसी से जानकारी लेनी चाहिए। और मेरा जहाँ तक मानना है, कोई भी विशेषज्ञ है डॉक्टर अपने पेशेंट को गलत राय नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उसी से तो उसका परिवार चलता है। बिल्कुल। सर ये मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था, ये क्या केस था सर? ये ऐसा है कि जो बच्चे, पहले तो ये था कि जो बच्चे पैदाइशी गूंगे बहरे होते थे, जी जी, तो कोई इलाज नहीं था। लेकिन बाद में विदेशों में या कई जगह इस चीज़ की रिसर्च हुई कि उन बच्चों का क्या किया जाए, क्योंकि जो सुनता नहीं वो बोलता नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर में उनकी सुनाई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप पैदाइशी जब सुनाई नहीं दे रहा है, तो एक डेवलपमेंट हुआ जिसे कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। ये ऑपरेशन करके कान के अंदर लगाते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि कॉक्लिया, जहाँ से हियरिंग साउंड वेव से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होती है, वहाँ पे खराबी होती है तो वहाँ पे डालते हैं। इससे साउंड वेव बाहर, और एक इंस्ट्रूमेंट बाहर लगाते हैं, तो इससे जो बाहर का इंस्ट्रूमेंट है वो सुनता है, उसको इंडक्शन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में या करंट में तब्दील करता है, वो कॉक्लिया में जाके नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, तो इससे हियरिंग हो जाती है। और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में जब बच्चे का पता लग जाए, उसी टाइम ये हो जाता है, तो उसकी स्पीच भी अच्छी रहती है और हियरिंग भी अच्छी रहती है। तो ये एक आगाह करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक ही बड़ी बात है इसमें कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसमें जो इम्प्लांट आता है विदेशी होने की वजह से काफ़ी महंगा पड़ जाता है। सर्जरी और उसका कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है।
तो सर ये बाहर जाना पड़ता है कि यहीं नहीं, इंडिया के अंदर में काफ़ी सेंटर्स हैं, काफ़ी डॉक्टर्स ENT डॉक्टर्स कर रहे हैं। ओके। और इसको हमें और आगे बढ़ाना चाहिए कि इसको जागरूकता होनी चाहिए। खर्चा ज़रूर है, लेकिन एक बच्चा जो मूक बधिर है वो अपना जीवन सही से जी पाए, दूसरे लोगों के साथ में खड़ा हो पाए, दूसरे बच्चों के साथ में अच्छी पढ़ाई कर पाए, ये हमारा मकसद होना चाहिए हर पेरेंट्स का या अभिभावकों का, कि वो बच्चों को बराबर का अपना देखना चाहें। खर्चा होता है, लेकिन समय के साथ ये भी कम होगा। सर एक चीज़ अब इसके बाद चल रही, वैसे हम आए थे किसी और बात करेंगे, लेकिन हमने ये देखा है कि कॉमन, जैसे मेरा ही बच्चा था, उसने देर में बोलना शुरू किया। यस, कुछ ये एक बड़ी है कि पहले के कंपैरिजन में आजकल डिलेड स्पीच है। जी। डिलेड स्पीच का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि खासकर लड़कों में डिलेड स्पीच जब होती है तो बच्चा देर से बोलना सीखता है। उसके कई कारण होते हैं। घर की जो परवरिश में बच्चों को आज की तारीख में शुरू में ही माँ बाप दोनों काम करने वाले हैं, अब दोनों बिजी हैं। खाने के टाइम में बच्चा खा नहीं रहा है, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, आपने एक सेल फ़ोन पकड़ा दिया, आईपैड पकड़ा दिया, कार्टून फिल्म देखते देखते बच्चा खा लेता है। सब चीज़ें हैं, बच्चा मांगता है उसके पहले आप दे देते हैं उसे, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है बोलने की, तो वो धीरे धीरे डिलेड हो जाती है। कभी कभी पैथोलॉजिकल भी होता है कि जीभ जुड़ी होना, उससे भी होता है। सर अगर आपके पास हमारे दर्शक देखकर लोग आए तो आपसे कहाँ मुलाकात कर सकते हैं? मैं यहाँ पे भी रहता हूँ और मैक्स हॉस्पिटल पटपागंज में भी होता हूँ, मंगल शुक्र को 11 से 1। और यहाँ पे तो क्योंकि मेरी खुद की जगह है जी। तो मैंने फ़ीस भी कम रखी हुई है। और जो भी गरीब जी। या कम अफोर्डेबल पेशेंट आए तो उनको डिस्काउंट भी काफ़ी मेरा स्टाफ ही देता है, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्योंकि हमारे फादर ने कहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ पालन कर पाऊँ। तो हमारे भी दर्शक थोड़े इसी वर्ग के हैं, तो अगर उनके लिए भी कुछ कहना चाहें, संदेश देना चाहें तो? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, एडवांसमेंट काफ़ी हो रहे हैं। ऐसे समय में हमें हमारे बच्चों को या हमारे परिवार को आगे लाना है, सबके बराबर खड़ा होना है। बिल्कुल। तो हम ऐसा भी कोई लापरवाही न करें, कोई हम झोला छाप डॉक्टरों से इलाज न लें, कोई हम मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ नहीं खरीदें, यानी सेल्फ मेडिकेशन, स्वयं अपना इलाज करना, ये अवॉइड करें। 2-4 दिन ठीक है घरेलू दवाइयाँ ले लें, ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए जाएं, परंतु अगर 2-4 दिन में आपको आराम नहीं आ रहा है तो समय रहते अपने विशेषज्ञ, जो भी आपके आसपास विशेषज्ञ हैं, उनसे राय लेनी चाहिए, या फैमिली फिजिशियन से राय लें कि हम इलाज करें, और नहीं हो तो उनसे पूछें कि कहाँ जाएं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया, और Thank you. कहेंगे कि आने वाले वक्त में भी हमें इसी तरह से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वक्त ज़रूर, निकाल के- मैं नाक कान गले के हिसाब से तो कोशिश करूँगा कि जो भी मैं क्योंकि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। जी। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ मुझे भी बढ़ा है मेरा भी ज्ञान, तो और आज मेरे मरीजों को फ़ायदा मिले, ये मेरी रहेगी। ठीक है, शुक्रिया। तो आज हमने आपको डॉक्टर शरत माहेश्वरी से मुलाकात कराई, और जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो किस तरह से आप अपना ख्याल रखें, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया। ऐसे ही किसी और शख्सियत से अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो द स्वतंत्र के ईमेल पर मेल कर सकते हैं। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।